एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी की सीरीज का येट अनदर टॉपिक जो कि पार्लियामेंट है। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पार्लियामेंट एक रूल मेकिंग बॉडी है। जैसे एक देश को चलाने के लिए वी नीड सर्टन लॉज, वी नीड रूल्स, बिना उसके बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या चीज़ कैसे करना है। तो एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। वैसे ही वही काम हमारी लाइफ में हमारे प्रिंसिपल्स करते हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ जीते हैं, तो हमारी लाइफ में क्योस और कन्फ्यूजन जो है कम हो जाती है और फिर हमें चीज़ें थोड़ी क्लियरली दिखने लगती हैं और सिस्टमैटिकली लाइफ चलने लगती है। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ज़रूर अडॉप्ट करो जिनको आप किसी भी कॉस्ट पर जो है क्या बोलते हैं उसे, कि किसी भी कॉस्ट पे आप उन्हें छोड़ोगे नहीं, किसी भी कॉस्ट पे आप उनके अगेंस्ट नहीं जाओगे। माई फादर यूज टू टेल मी, स्वामी विवेकानंद जी की एक कोट है कि बी एन एंथुजियास्टिक पर्सन। अपनी लाइफ में ना एक ऐसे पर्सन बनो जो बहुत, जिसके अंदर इतना एंथुजियाज्म है, जो नई नई चीज़ें करना चाहता है। बी एन एंथुजियास्टिक पर्सन, डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। हर एक चीज़ कर अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ करो अपनी लाइफ में, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिंसिपल, बट नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिंसिपल। कुछ भी चीज़ आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट के चैप्टर से आज की जो हमारी सीख थी वो ये थी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है? पार्लियामेंट के अंदर देखो, हम सबको इतना तो पता ही होता है कि लोकसभा और राज्यसभा पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, बट जहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो है प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है कि बोथ A एंड B, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों जो है पार्लियामेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा। लोकसभा, फादर ऑफ लोकसभा किसे बोला जाता है? तो GV मावलंकर, जो कि हमारे पहले स्पीकर भी थे, इन्हें ही फादर ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो हमने कहाँ से ये मॉडल उठाया था? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो था, ये UK, इंग्लैंड के अंदर जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर के अंदर है, तो वहाँ से ये मॉडल उठाया गया था, इसीलिए इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल से उठाई है, ठीक है। और इसे कैबिनेट सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है। तो अगर आपको इनमें से कोई और नाम भी आ जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो अपर हाउस कौन सा है और लोअर हाउस कौन सा है? तो आपको ये याद रखना है। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने पार्लियामेंट का पूछा है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा तो हम वैसे ही कट कर देंगे। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो कि लोकसभा L से शुरू होता है, इसलिए लोकसभा लोअर हाउस है, L, ठीक है। वैसे लोअर, ये लॉजिक नहीं है, पर आप अगर आपको याद रखना है तो L से आप याद रख सकते हो, इसीलिए लोअर हाउस लोकसभा हो गया। तो अपर हाउस कौन सा हो जाएगा? हमारा राज्यसभा। नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, एक आपको यहाँ पे पहले मैं इसका आंसर ही बता देती हूँ। यहाँ पे 3 टियर सिस्टम है हमारी कंट्री में। अदरवाइज क्या होता है? 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी, एक होती है फेडरल। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे चाइना में है, यहाँ पे क्या होता है? एक सिंगल गवर्नमेंट होगी जो पूरी की पूरी कंट्री को रूल करेगी। बट फेडरल गवर्नमेंट होती है जहाँ 2 और मोर, मतलब 2 से ज़्यादा टियर होते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में इनिशियली सेंटर और स्टेट 2 टियर थे, अब हमारे यहाँ पे लोकसभा भी आ गई, बट मतलब कहीं पे आप पढ़ोगे कि हम इसे फेडरलिज्म का पार्ट नहीं पढ़ते, ये डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। बट टियर्स तो 3 हो चुके हैं अब हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट और स्टेट के बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से ये फेडरल स्ट्रक्चर हो जाएगा जहाँ पे 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स रहेंगी। तो यहाँ पे क्या है? जो पावर टू रेज मनी एज वेल एज टू स्पेंड, ये जो है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही हमारे लिए 3 लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाते हैं। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो ये जो है फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा का, मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा का स्पीकर एक बार फाइनल डिसीजन दे देगा, और इसको डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वेदर इट वाज अ मनी बिल और नॉट। द बजट इज ऑल्सो नोन एज, बजट को क्या बोला जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बजट है उसका क्या नाम है? देखो, अगर आप इसे एलिमिनेट करके भी करना चाहो तो मंथली नहीं होता बजट, एनुअल होता है। तो सबसे पहले तो वैसे हम A पे आ ही जाएंगे। बट टैक्सेशन स्टेटमेंट की सिर्फ टैक्सेस की बात नहीं करता। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट
नहीं है, इसका आंसर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट क्या है कि मतलब अगर आप नाम ही देखो तो आपको लगेगा कि ये नाम आपने ऐसे नहीं सुना है, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मैंशनड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको याद रखना है। वट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैक्सिमम जो टाइम गैप हो सकता है 2 सेशन के बीच में वो 6 मंथ्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि एट लीस्ट एवरी ईयर 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, अगर एक साल के अंदर 12 महीने हैं तो 6 मंथ्स के गैप पे एटलीस्ट 2 सेशंस तो होने ही चाहिए। हमारे 3 होते हैं वैसे, बट 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, तो एक इसीलिए हर साल 2 तो होने कंपलसरी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, देयर आर यूजुअली 3 सेशंस, हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं। इन विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन पार्लियामेंट अ रिटन आंसर इज डिजायर्ड। तो किसमें जो है रिटन आंसर देना होता है वो है अनस्टार्ट क्वेश्चन के अंदर। अनस्टार्ट क्वेश्चन में आपको रिटन आंसर देना होता है, स्टार्ट क्वेश्चन में आपको ऑरल आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओरल आंसर देना होता है मिनिस्टर को, अनस्टार्ट के अंदर आपको मिनिस्टर कंसर्न को रिटर्न आंसर देना होता है, और शॉर्ट है जो मेंबर ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अर्जेंट नेचर के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बिल विल नॉट लैप्स इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। देखो डिसॉल्व हो गया, हाउस डिसॉल्व हो गया है, खत्म हो गया है, तो इन दैट केस कौन सा बिल है जो पेंडिंग रहेगा। अगर नेक्स्ट कोई और सरकार भी आती है तो उसके पास भी वो बिल पेंडिंग रहेगा, तो ऐसा कौन सा है। एनी बिल पेंडिंग इन लोकसभा, any bill passed by Lok Sabha but pending in Rajya Sabha, any bill passed by Rajya Sabha and pending in Lok Sabha, any bill pending in Rajya Sabha and not passed in Lok Sabha। तो देखो जौन सा बिल अभी पेंडिंग है राज्यसभा के अंदर ही, वहाँ मतलब वो इनिशिएट ही राज्यसभा में हुआ है, अभी लोकसभा तक तो गया ही नहीं है, तो वो बिल लैप्स नहीं होता। A bill pending in Rajya Sabha but not passed in Lok Sabha does not pass. If the president has notified the holding of a joint sitting before the resolution of Lok Sabha तो भी पास ये लैप्स नहीं होगा। अब बिल पास बाय बोथ द हाउसेस पर प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, वो भी लैप्स नहीं होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो कौन सी कमेटी है जो लार्जेस्ट कमेटी है, तो आपको याद रखना है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स जो है वो लार्जेस्ट कमेटी है। इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं और ये सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। अब आपसे ये भी पूछ लेंगे कि लार्जेस्ट है और क्या इसके मेंबर दोनों से हैं, तो जी नहीं, सिर्फ एक से, लोकसभा से इसके मेंबर होते हैं। और इसका फंक्शन है रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिचर्स एंड इकोनॉमी एंड सजेस्ट मेजर्स टू बूस्ट इकोनॉमी एंड रिलेटेड पॉलिसी, ठीक है। तो आपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताना और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो किफ़ायती खर्चे जो है करे जा सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, और पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पे भी। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज नीडेड टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो किन का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है जब आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड विड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है, कोई भी मनी यहाँ से बिना अप्रूवल के विड्रॉ नहीं हो सकती। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइन मनी बिल। तो क्या कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है। If a member absents himself for parliament for dash days without permission of the house, his or her seat may be declared vacant। तो किस केस के अंदर आप कितने दिन अगर एब्सेंट हो बिना परमिशन के, तो आपकी सीट जो है वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी, तो उसका आंसर है 60 डेज, ठीक है। अगर आप 60 डेज के लिए लगातार एब्सेंट हैं बिना किसी नोटिस के, बिना परमिशन के, तो आपकी सीट खाली हो जाएगी। वॉट इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्पीकर प्रोटम। तो स्पीकर प्रोटम सबसे पहले, चलो पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्पीकर प्रोटम enjoys all the power that are conferred to the speaker. Speaker protem is appointed by the president. Speaker protem is another term for deputy speaker of the Lok Sabha. Usually it is the senior most member who is appointed as speaker protem. तो जो इसका आंसर है वो है सी। अब इसमें क्वेश्चन स्पीकर प्रोटम क्या है कि देखो जब लोकसभा के अंदर इलेक्शंस के बाद जब अपॉइंट होती है, जब तक स्पीकर अपॉइंट नहीं होता, स्पीकर का हाउस जो है वैकेंट नहीं छोड़ा जाता, तो उस टाइम के लिए जो स्पीकर बनते हैं उसे स्पीकर प्रोटम बोलते हैं, जो कि नए स्पीकर आने के बाद ऑफिस वैकेंट कर देते हैं। तो ये डेप्टी स्पीकर का अनदर नेम बिल्कुल नहीं है, उनके पास सारी पावर होती है जो स्पीकर के पास होती है। इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना हाउस का, उन्हें ही स्पीकर प्रोटम अपॉइंट कर दिया जाता है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कोरम। अब कोरम का मतलब क्या होता है, तो मिनिमम मेंबर्स जो कि प्रेजेंट होने चाहिए, जिनके बिना क्लास
जो मतलब जो हाउस है वो ट्रांजेक्ट नहीं कर सकता अपना बिजनेस। देखो जब आप क्लास में जब आप स्कूल जाते थे तो अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो क्या है कि अगर सिर्फ 5 बच्चे आए हैं या 10 बच्चे आए हैं तो टीचर भी पढ़ाने के लिए इतने इच्छुक नहीं होता और बच्चे भी पढ़ने के लिए इतने इच्छुक नहीं होते, क्योंकि पढ़ाएंगे तो वापस आने पर फिर से वही काम फिर से करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि एक मिनिमम कोरम डिसाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आधी से ज़्यादा क्लास प्रेजेंट है, 20+ बच्चे प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या पढ़ाया जा सकता है, ताकि कि क्या होगा कि अगर मतलब मेजॉरिटी बच्चों का जो काम है वो हो रहा है, तो इससे क्या है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हाउस अपना काम कर सके। जैसे हमने अभी क्लास का एग्जांपल देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लेम डक सेशन, तो किसे बोला जाता है, जो लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का उसे लेम डक सेशन बोला जाता है। तो आप इसको लेम LA और लास्ट ऐसे याद रख सकते हो कि लेम डक सेशन जो है लास्ट सेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट adjournment sine die, इसमें क्या होता है, द पावर ऑफ adjournment sine dies लाई विद द प्रेजिडेंट, इसमें से क्या चीज़ सही नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट के पास लाई नहीं करती, ये स्पीकर के पास लाई करती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, टर्मिनेट हो जाती है। सेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इन्फिनाइट पीरियड इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सिने डाई, मतलब यहाँ पे इन्फिनिट पीरियड, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा कि नेक्स्ट सेशन कब होगा। द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली इज कॉल्ड, ऑब्वियसली जब आपको इन्फिनाइट पीरियड है, आपको कुछ बताया ही नहीं गया, तो विदाउट नेमिंग अ डे। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिने डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है जो कि स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ये गलत हो जाएगी यहाँ। तो ये देखो, ये क्या है, कंक्लूजन है मीटिंग का बाय डेलिबरेटिव असेंबली सच एस लेजिस्लेचर और ऑर्गेनाइजेशनल बोर्ड विदाउट सेटिंग अ डे फॉर रिकन्वीन, कि कब वापस बैठना है। वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो कौन से था, ये था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमारे यहाँ पे 21 से 18 ईयर रिड्यूस कर दी गई थी एज। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन क्वेश्चन आर, तो किस तरह के क्वेश्चन, ये हम अभी पीछे देख के आए हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नोटिस पीरियड ऑफ द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन आर, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का नोटिस पीरियड कितना होता है, नोटिस तो आपको देना ही पड़ेगा, तो लेस देन 10 days ये माना जाता है कि 10 दिन से कम का भी जो नोटिस पीरियड है इसके लिए चल जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्राइवेट बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्स नोटिस ऑफ एटलीस्ट, कितने लोगों का नोटिस चाहिए, जब प्राइवेट बिल को आपने लेके आना है तो 1 month का नोटिस आपको देना पड़ता है। नॉर्मल बिल के लिए कितना टाइम होता है, चलो आप ये कमेंट करके ये आप हमें बताएंगे, और इसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा तो वहाँ पे हम थम्स अप और राइट आंसर जो है कमेंट में आपको ज़रूर बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो कौन होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो होम मिनिस्टर जो है वही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये तो हम सबको पता है, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राज्यसभा, तो क्या चीज़ है जो पहले राज्यसभा में नहीं जा सकती। अब आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैग, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, बिल टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, बताओ फिर क्या नहीं हो सकता। तो इसमें से आपको याद रखना है कि जो बजट होता है ना वो राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो सिर्फ लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है और लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है इसे, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका आंसर है। इफ अ मिनिस्टर लूजेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन, क्या होगा अगर एक मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर जाए, तो द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, बोलते हैं ना, स्विम एंड सिंक टुगेदर, तैरते भी इकट्ठे हैं और डूबते भी इकट्ठे हैं, तो अगर एक बंदा भी डूबेगा तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में डूबती है। ठीक है, तो ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर देखो कौन सा होगा जहाँ पे लोग डायरेक्टली वोट करेंगे, तो डायरेक्टली वोट कहाँ पे करते हैं लोग, लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए पॉपुलर चैम्बर भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट इज हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा, तो कौन प्रिसाइड करेगा। देखो आपने ये बात रखनी है, प्रेसिडेंट तो करेगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो अपना उनका अलग काम है।
जब इन दोनों में से ही कोई करेगा, स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो किसी भी केस में जो है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते, किसी भी केस में। हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो कोई और मेंबर करेगा जो कि हाउस अपॉइंट कर ले, बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसी भी केस में इसको नहीं करेंगे, तो आपको ये याद रखना है। Who among the following can attend meetings of यूनियन कैबिनेट, तो कौन है जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग्स जो है अटेंड कर सकते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑब्वियसली देखो कैबिनेट लिखा है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स तो अटेंड करेंगे ही, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एस्टिमेट्स कमेटी, तो एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन हम पीछे देख के आए हैं। 30 मेंबर्स होते हैं और ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे ना अगर आपको नॉमिनेशन आ जाए कमेटी की तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी के मेंबर्स भी और चेयरपर्सन भी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही जो है नॉमिनेट करता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा एक सेफ गेस खेल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है? तो डिपार्टमेंटल कमेटी जो है परमानेंट कमेटी नहीं होती, एडहॉक, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए बनती है, तो ये परमानेंट नहीं होती, आपको ये याद रखना है। टू पास अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी, क्या चीज जरूरी नहीं है? तो इसमें से अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर जो है नेसेसरी नहीं है मनी बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर का अप्रूवल या कुछ भी हम वैसे भी नहीं लेते, ठीक है। फ्रॉम विच फंड कैन द अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर बी मेट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमने पीछे क्या क्वेश्चन देखा था कि अगर कंसोलिडेटेड फंड से लेना है तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर अनएंटिसिपेटेड जो मतलब आपने सोचा नहीं है, तो कंटिजेंसी भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपने नहीं सोची, अनएंटिसिपेटेड एकदम से हो गया। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए तो हमेशा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से जो पैसे हैं वो निकाले जाते हैं बिना अप्रूवल के। यहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, तो कौन सी ऐसी कमेटी है? ये क्वेश्चन हम पीछे देख चुके, बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हुआ है। तो कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन डैश बॉडी इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कौन सी बॉडी है? लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग बॉडी क्या हो गई? लेजिस्लेटिव, ओके। अब मनी बिल पास बाय लोकसभा कैन बी हेल्प बाय राज्यसभा, यहाँ पे हेल्प नहीं है, यहाँ पे हेल्ड है, हेल्ड बाय राज्यसभा फॉर हाउ मेनी वीक्स, तो कितने वीक्स? तो ये 14 डेज होते हैं, माने कि 2 वीक्स, ओके। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जनरल डिस्कशन ऑन अ बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा, तो जनरल डिस्कशन ऑन अ बिल कब होती है? तो आपको याद रखना है जब इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होती है ना तो सिर्फ रीडिंग करी जाती है, कैसे मतलब कई बार तो सिर्फ टाइटल रीड कर देते हैं या उसको जो है गैजेट के अंदर पब्लिश वगैरह कर देते हैं। तो इट इज़ द सेकंड स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो सेकंड स्टेज होती है जहाँ पे डिस्कशन वगैरह सब कुछ की जाती है। इसी स्टेज पे एक तरह से फाइनल हो जाता है बिल पास होना है या नहीं होना। थर्ड में जाके तो बस एक वोटिंग करी जाती है। The decision on disqualification questions on the ground of defection in Lok Sabha is referred to, तो किसके पास ये डिसीजन जाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास बहुत पावर होती है, ठीक है। तो डिफेक्शन से रिलेटेड जो डिसीजन है वो भी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास जाते हैं। डिफेक्शन देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आता है, तो यहाँ पे ना आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शंस में दे देंगे प्रेसिडेंट दे देंगे, प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चीफ वो दे देंगे, तो ये चीज़ें चेयरमैन दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद रखने की ये फैक्ट है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास ही ये पावर है और वही डिस्क्वालीफाई करता है, उन्हीं का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, ओके। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन विच मैटर, कौन से मैटर के अंदर जो है राज्यसभा और लोकसभा की सेम पावर? तो देखो क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा के पास पावर होती है, मेकिंग कट मोशंस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, जो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इक्वल पावर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, दोनों हाउसेज को सेपरेटली ही बिल पास करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए दोनों के पास इक्वल पावर रहती है। हाउ द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? तो ये सब हमें पढ़ा हुआ है, ये सब प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन जाता है, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो पावर है वो आर्टिकल 368 के अंडर गिवन है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, तो जजेस को इंक्रीज करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास
है। अगर पार्लियामेंट बाय लॉ चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को इनका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने बहुत बार किया भी है। ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं। अभी पीछे भी रिसेंटली 33 जब ये मेंबर्स करे गए थे, तो ये सब जो ये पावर है ये पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, हमें अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि हमने नहीं सुना, जो स्पेशली हम टॉपिक्स आपको करें। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू सो मच।